बिहार के औरंगाबाद में आज लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम के दौरान आईजी विकास वैभव के द्वारा जो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत किए, उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ विद्यमान रहे और सभी जिलों से यहाँ लोग जो है आज लगभग यहाँ पहुँचे हुए थे। और जैसा कि आईजी विकास वैभव जी के बारे में आपको बता दें कि जैसे फूल की पहचान खुशबू से की जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान इनके व्यक्तित्व से की जाती है। और इन्होंने काम ही कुछ इस प्रकार का शुरू कर रखा है कि आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान। विकास वैभव आईजी के द्वारा शुरू किया गया यह जो अभियान है, जिसमें शिक्षा, समता और उद्यमिता पर यह जो है लगातार कार्य कर रहा है। पिछले साल भी जो है यह कार्यक्रम लॉर्ड बुद्धा स्कूल में औरंगाबाद में किया गया था। और जैसा कि आपको बता दें कि 22 मार्च स्थापना दिवस जो है बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। आज इसके 53,000 जो मेंबर हैं वो लगातार जो है पूरे बिहार में जो है कार्य कर रहे हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि बिहार और बिहारियों को जो है एक अलग जगाया जाए, क्योंकि बिहारी का जो नेचर ही है कुछ इस प्रकार का कि वे बढ़ चढ़कर जो है वे काम ही कुछ ऐसे करते हैं जिसमें सभी जगह जो है इनकी उपलब्धता जो रहती है। आज 38 जिलों में यह जो है संस्था लगातार कार्य कर रही है और सभी को निःशुल्क शिक्षा और सभी तरह का सामाजिक सहयोग जो है यह प्रदान कर रही है। और आने वाले समय में यह पूरे बिहार की जो है परिदृश्य को बदल कर रख देगा। और इसका एक अभियान ही है कि आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान को। और विकास वैभव जी का यह नारा ही है, चूँकि आईजी विकास वैभव जो जिनका डीजी के साथ लगातार विवाद रहा और उसी विवाद के बाद यह जो है इससे उब गए और इन्होंने एक जो है ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसमें बिहार की शिक्षा, समता और उद्यमिता पर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए अच्छे कार्य कर रहे सभी लोगों को सम्मानित किया गया और काफ़ी अच्छे लोगों ने यहाँ पर घोषणा भी की कि वे बिल्कुल मुफ्त तरीके से जो है वो कार्य करेंगे और समाज के नवनिर्माण में अपना सहयोग देंगे। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया, मोमेंटो और यहाँ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आईजी विकास वैभव जी ने खुद से वैसे लोगों को सम्मानित किया और वैसे लोगों को इसमें जोड़कर उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने में जो है लगातार मदद मिल रही है। और उन्होंने इस बिहार संवाद के द्वारा काफ़ी सारे प्रश्नों का भी उन्होंने लोगों को यहाँ उत्तर दिया और सभी लोग इससे काफ़ी संतुष्ट दिखे। और लगातार उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्य से जुड़े रहें और लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम जो है आने वाले समय में होते रहेगा और बिहार बदलेगा। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आईजी विकास वैभव जी ने क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, और पुलिस की दृष्टि यही थी कि जब तक एक एक उग्रवादी को गिरफ्तार न कर लें, एक एक उग्रवादी पकड़ा नहीं जाएगा, मुठभेड़ में मारा नहीं जाएगा, तो समस्या दूर नहीं होगी। और लगभग जितने भी अभियान चलते हैं उनके साथ दृष्टि यही होती है किसी प्रकार से बलपूर्वक इनको हम दमन कर सकें, उस समस्या को नष्ट कर सकें। उस समय जब मैं रोहतास में था तो प्रारंभ में मैंने भी उस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया और देखा कि दमन किस प्रकार से किया जा सकता है। बिहार में उस समय का सबसे बड़ा अभियान आज तक का लगभग मैं कहूँगा ऑपरेशन विध्वंस चला, जिसमें 1000 जवान लगे और रोहतास और कैमूर की पहाड़ी पर करीब कई दिनों तक अभियान चलाते रहे। लेकिन इतने दिनों के अभियान के बाद भी जो नतीजा था शून्य था, कुछ मिला नहीं। कुछ लैंडमाइंस मिली, कुछ वैसा मिला। तो परिवर्तन कैसे आया? उस समय जब हम लोग किले पर से बच्चों को बुला करके डेहरी ऑन में प्रशिक्षण दे रहे थे कि भाई आप टूरिस्ट गाइड बनिए, तो बड़ा हास्यास्पद लगता होगा कि भाई रोहतास किले पर कौन जाएगा टूरिज्म करने। जब रोहतास में डेहरी स्टेशन, सासाराम स्टेशन, जीटी रोड, हर जगह हम होर्डिंग्स लगाई कि भाई रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, रोहतास किले पर पर्यटन के लिए उसके लिए सहयोग के लिए नंबर देती है, उस समय बहुत लोगों को हास्यास्पद लगता होगा कि भाई कैसे रोहतास किले पर पर्यटन की बात कौन करते हैं, या तो दिन में भी कोई जाने की सोच ही नहीं सकता। ऐसा भय का वातावरण, ये तो हम भी जानते थे कि लिख तो रहे, लेकिन मालूम था कोई पर्यटक आएगा नहीं। आए भी तो 2-3 न्यूज़ चैनल वाले आए कि भाई आप कौन सा बोर्ड लगाए, हम भी देख के आए, उन्होंने न्यूज़ बनाई। जानते हम भी थे कि कोई आएगा नहीं, लेकिन यह भी जानते थे कि अगर नहीं करेंगे
दृष्टि नहीं बदलेगी। जिसके लिए लोग आतंक के पर्याय के रूप में देखते हैं, उसको यदि पर्यटन के प्रतीक के रूप में देखेंगे, विरासत के समृद्ध प्रतीक के रूप में देखेंगे, तभी चीजें बदलेंगी। और यही प्रयास था जिसके कारण लोगों को हम लोगों ने बुलाया, साइकिल दी करीब 100 बच्चों को। भाई आप टूरिस्ट गाइड को यदि कुछ और नहीं कर सकते, उनके लिए कहीं से आप साइकिल से भोजन ले आइए। उनको हम लोग टॉर्च दिए कि भाई बिजली तो वहाँ है नहीं, अब यदि उनको मार्ग बता सकें तो जो हम दे सकते हैं वो करते हैं, लेकिन आप अगर करेंगे और पर्यटन कैसे समझाया जाए, इसके लिए मौर्या होटल पटना, वहाँ से तो विशेषज्ञ बुलाए कि पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उन बच्चों को जिसमें अधिकांश उस समय कभी अपने पहाड़ी पर से उतरे भी नहीं थे, दृष्टि बदल रहे थे। और जब दृष्टि बदलने लगी, इस प्रकार के प्रयास हुए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिन उग्रवादियों के विरोध में हमने एक शब्द नहीं कहा, पूरी की पूरी जनता उनके विरोध में हो गई। तो उसी क्षेत्र में उस प्रकार का भय क्यों नहीं? दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली, चीजें बदली, और आज रोपवे भी बन रहा है। उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि यहाँ रोपवे बनना चाहिए, और साकार हो रही। आप देखिएगा कुछ समय में पर्यटन की ऐसी संभावनाओं के साथ क्षेत्र का विकास होगा जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर पा रहे। चीजें बदलती हैं, बिहार भी बदलेगा, लेकिन बिहार तब बदलेगा जब हम योगदान देंगे। यदि सोचते रहेंगे कोई आएगा बदल देगा, कोई कहेगा इतने लाख नौकरी दे देंगे आप बिहार बदल जाएगा, उससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलने के लिए हमें लोग चाहिए, नंदन ठाकुर जी जैसे, जो मिलकर आज 400 बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं। और आपने कहा कि गांवों तक जाना चाहिए, निश्चित हर गांव तक जाना चाहिए। मैं चाहता हूं हर गांव में संदेश पहुंचे, लेकिन सोचिए यदि जीवन काल में मैं प्रयास भी करूं तो क्या बिहार के हर गांव में जा पाऊंगा? लेकिन उस शक्ति को मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, बिहार की शक्ति क्या थी? हम तो अफगानिस्तान के पार तक शासन कर रहे थे, और जो संदेश पाटलिपुत्र में निकलता था, उसी सशक्तता के साथ अफगानिस्तान की वादियों में भी गूंजता था। कोई संदेह नहीं था। क्या कोई संचार के माध्यम थे? संदेश बड़ा स्पष्ट था। और आज भी यदि आप अफगानिस्तान में घूमने जाएंगे तो अनेक प्रस्तर शिलाओं पर उस समय के लेख मिलते हैं, जिनकी रचना बिहार की पाली भाषा में की गई थी, और उनको लिखा गया था खरोष्ठी लिपि में अफगानिस्तान में। सोचिए क्या प्रभाव थी। और आज यदि संदेश है, आपने कहा गांव तक जाना चाहिए, तो हर गांव तक जाना चाहता हूँ, बट भौतिक रूप से स्वयं तो नहीं जा पाऊंगा। आपको उस रूप में ले जाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। जो काम नंदन ठाकुर जी आप कर रहे हैं, वही काम करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि हर गांव उस प्रकार के काम हो। और आज सूचना तंत्र इतना विकसित है कि छोटे छोटे संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उस माध्यम से हम हर गांव में फैला सकते हैं। यदि हर गांव में एक व्यक्ति को भी हमने प्रेरित कर दिया कि भाई आप इस अभियान के साथ जुड़िए। प्रारंभ में लोग कम होते हैं, जब कोई बड़ा काम बड़े लक्ष्य के साथ, सकारात्मक भाव के साथ होता है, तो प्रारंभ में जब देखते हैं तो हर व्यक्ति की स्थिति उपहास बनाने की होती है। उसको लगता है भाई क्या करने चले हैं, क्या जरूरत है, सैटरडे है, संडे है, कहाँ बिना मतलब का घूमते हैं। जरूर कोई लक्ष्य होगा, कोई ऐसा लक्ष्य होगा जो आने वाले समय में इस पार्टी से टिकट लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उससे बियॉन्ड सोच नहीं जाती कोई ऐसा होगा। लेकिन यदि सोच बड़ी हो, सोच आपकी हो कि चीजें बदलनी है, उस रूप में हम प्रयास करें सामाजिक स्तर पर जोड़ने की, तो जो काम उन माध्यमों से नहीं हो सकता, बड़ा काम समाज जब जाग जाता अपने आप हो जाता है। पता नहीं चलता। इस तरह कहा उग्रवादियों का विरोध नहीं हुआ, लेकिन उग्रवाद मिट गया। यदि बिहार में केवल हम कुछ लोगों को जोड़ते रहें, अच्छे लोगों को जोड़ते रहें, जो बात मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी कही, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि कुछ लोग सक्रिय हुए तो प्रारंभ में लोग उपहास बनाएंगे क्या कर रहे हैं। नंदन ठाकुर जी ने कहा, बड़ी उनकी बातें मुझे बड़ी प्रेरित करने वाली लगी। तो जब आप जाते हैं आपको लगता है, और जो बात लव जी कह रहे थे, कैसे लोगों का यदि सम्मान उस रूप में समाज करने लगे जो निःशुल्क योगदान देते हैं, तो प्राचीन काल से तो वही होता रहा है। भारत में यदि आचार्यों का सम्मान होता था, उनके सम्मान में शासक भी अपने सिंहासन छोड़ दिया करते, तो कारण क्या था? क्या किसी आचार्य के मन में स्वार्थ था? यदि आचार्य चाणक्य ने भी इस सोच को लेकर आगे बढ़े कि एक अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो उनके मन में स्वार्थ क्या था? उससे उनको क्या प्राप्त होने वाला था? वो तो अपने भूमि का उत्कर्ष देखना चाहते थे। और इसीलिए जब स्वार्थ भाव के साथ आचार्य विद्यादान करते थे, तो केवल एक प्रावधान था कि पूरी विद्या अध्ययन के बाद आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन आचार्यों के पोषण की जो परंपरा थी, समाज के द्वारा ही
उसका वहन किया जाता था। समाज के लोग ही जुड़ते थे और तभी आचार्य भी पोषित होते थे। और इसीलिए नालंदा यदि स्थापित हुई, विक्रमशिला यदि स्थापित थी, तो कारण शासक नहीं थे। कारण नालंदा के आसपास के 100 गांव थे जिनका पूरा राजस्व उस विश्वविद्यालय के रखरखाव में जाता था, जो कहीं और जा सकता था। लेकिन लोगों के द्वारा उस अंशदान से ही नालंदा स्थापित हुई। उसका प्रकाश ऐसा फैला कि पूरे विश्व में फैलता रहा। सुनने में जब कोई ऐसा काम प्रारंभ करते हैं तो लगता है कि कोई असंभव है। जब उस समय हम लोग किसी विद्यार्थी को बुलाकर उसको टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो लोगों को लगता है वो कैसा हास्यास्पद प्रयास है कि जहाँ पर्यटन की कोई संभावना नहीं है वहाँ पर पर्यटक गाइड हम बना रहे हैं। लेकिन देखिए आज पर्यटन विकसित हो रहा है। अब तो आप जाएंगे, होटल भी खुल गया है, रेस्टोरेंट भी खुल गया है। तो जो चीजें उस समय नहीं दिखती, लेकिन उसको यदि कोई दृष्टा देखता है कि बाद के समय में उस समय उस प्रकार का प्रयास करता है कि परिवर्तन हो, तो लोग प्रारंभ में उसको उपहास के रूप में ही देखते हैं। और किसी भी बड़ी परिवर्तन में यही हुआ है। लेकिन जब वो चलता रहता है, लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं, अभियान गति लेने लगती है, तो कुछ समय के बाद जो स्थापित व्यवस्था है संघर्ष करने लगती है। उसे लगता है कि जो यथास्थिति है इसमें परिवर्तन क्यों। दृष्टि तो दूर की है, दृष्टि तो उस बिहार की है जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दृष्टि तो उस बिहार की है जो पूरे भारत का नेतृत्व उसी प्रकार करे जैसा ऐतिहासिक कालों में करती रही। दृष्टि तो उस बिहार की जहाँ हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सके। प्रारंभ में उपहास लगता है, कुछ समय बाद संघर्ष होता है, लेकिन तब भी हम नहीं रुकते, चलते रहते हैं, शक्ति बढ़ती जाती है और तब लोग स्वीकार करने लगते हैं कि माध्यम यही है, मार्ग यही है। हम लोग उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं जो प्राचीन परंपरा इस प्रकार किसी भी अभियान में हुआ है। और बिहार बदलने का स्वप्न तो हर बिहार वासी का है, देखना चाहता है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं उसमें योगदान तो संभव नहीं। तो मेरा औरंगाबाद में पिछले वर्ष आया था, युवा संवाद यहीं विद्यालय में आयोजित की गई थी, लॉर्ड बुद्धा स्कूल में आया था। बड़ा अच्छा संवाद स्थापित हुआ, लोगों से बातचीत भी हुई। उसके बाद सूचना मिली कि नंदन ठाकुर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ना भी चाहते हैं। अनेक जिलों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सिवान में शिक्षक जो हैं मिलकर 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आइडियल 48 बैच के नाम से सिवान शहर में दे रहे हैं। समस्तीपुर, जमुई, इसमें अलग अलग संस्थान हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था भागलपुर में उन विद्यार्थियों के लिए किए हैं जो वंचित हैं, जिनको आवश्यकता है लेकिन प्रतिभाशाली हो गए। प्रयास से हमने प्रारंभ किया, उस पर लगे रहे, निश्चित चीजें बदलेंगी। योगेंद्र जी की बात बड़ी अच्छी लगी, किस प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ। हर व्यक्ति की भूमिका है, उनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा सकती थी, किसी के द्वारा गांव में एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया जा सकता है। लेकिन किसी की भी जो क्षमता है उसके अनुसार जो भी योगदान है यदि करेंगे तो कम नहीं। हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति जो कर सकता है उसका प्रयास करे। और युवाओं के लिए विशेष रूप से मैं कहता हूँ पहले स्थापित हो जाओ, सफल हो जाओ। जब तक तुम स्थापित नहीं हो, परिश्रम के साथ हो, तब तक तुम किसको क्या प्रेरित करो। प्रेरित तो तब कर पाओगे जब अपने उदाहरण से आप पहले स्थापित हो जाए, परिश्रम करें। एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने लिए मत सोचना, कुछ प्रयास, कुछ अंशदान समाज के लिए देना। जो भी अपने रूप में जिस क्षमता में आप दे सको, इसी रूप में समाज बढ़ता है। और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, अपने जीवन काल में करना है, तो उसमें गति देने के लिए अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। और इसी निमित्त आज फिर नीरज जी के, चुन्नू जी के आग्रह पर मैंने कहा कि आऊँगा। औरंगाबाद में भी बड़े सशक्त अध्याय को देखना चाहता हूँ कि औरंगाबाद ने बिहार को मार्गदर्शन दिया है। एक समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा है। और औरंगाबाद में जो ऊर्जा निकलती है, हम लोग देव जाते हैं, जो सूर्य भगवान की ऊर्जा है, जो कहीं ना कहीं मन में उसी प्रकार की ऊर्जा को देखने का मन है, तो बिहार में ऊर्जा विद्यमान है। उस प्रकार के सूर्य का प्रकाश है जो प्राचीन भारत को आलोकित करती रही। और सूर्य का प्रकाश जितना भी हो, कुछ समय तक बादल उसको अवरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है। इसलिए मैंने कहा बिहार वो सोया हुआ सिंह है जो जब जगेगा तो पूरे विश्व को पूरा आलोकित करेगा। तो हो सकता है कुछ समय के लिए हम विकास के पायदान पर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उन अलग अलग जो फिगर्स निकलती हैं उसमें पीछे हो गए होंगे। लेकिन यदि हम आज भी प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आगे आने वाले समय में पुनः जो हम डिजर्व करते हैं उसको पाएंगे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार के भविष्य को बदलने का, पुनः स्थापित करने का अभियान है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग
शिक्षा के विकास में जो योगदान कर सकते हैं उसके लिए चाहिए, सामाजिक कार्यों में जो कर सकते हैं उसके लिए चाहिए, उद्यमिता के विकास में जो कर सकते हैं उसके लिए चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग ये चाहिए कि और ऐसे अच्छे लोगों को जोड़िए कि उस अभियान का संदेश जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचाते हैं, कुछ लोगों तक रहकर जो बात आपने कही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बात रहकर रह जाएगी। इसको हर गांव तक पहुंचाने में आपका सहयोग चाहिए। छोटे कार्यक्रम कीजिए और हर कार्यक्रम में आप, मेरा भौतिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन माध्यम से वर्चुअली आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो समय उसमें हम लोग वर्चुअली भी कुछ समय के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी संदेश वीडियोस के माध्यम से इस प्रकार से हैं, उसको भी करके छोटी सभाएं हम लोग कर सकते हैं। कोटा में लगभग 3 साल पढ़ा, जब वहाँ मुझे ये फील हुआ कि यहाँ कोटा में ऑलमोस्ट हर घर में, हर कोचिंग में एक न एक बच्चे बिहार के, हर घर में, और ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग में एक टीचर आपका बिहार का मिल जाएगा, कोई ना कोई स्टाफ आपका बिहार का मिल जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने फील करके वापस मैं अपना बिहार कि इसी चीज़ को हम क्यों ना बिहार में जाके करें, अपने बच्चों को बिहार में रहते ही पढ़ाने की कोशिश करें। तो 2016 में मैं बिहार वापस लौटा। अब पटना में पहले मैं अभियानंद सर के साथ जुड़ा, अभियानंद सर सुपर 30, उसमें मैंने पढ़ाया 2 साल। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया क्रैक जेईई कोचिंग संस्थान, जो एक रेसिडेंशियल कोचिंग है, और उसी कोचिंग में के थ्रू हम लोग टोटल 40 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसमें 20 बच्चे इंजीनियरिंग के और 20 बच्चे मेडिकल के। तो इस प्रोग्राम को मैंने नाम दिया टारगेट 2020, जो सर के गाइडेंस में 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से इस वर्ष मेडिकल के जो बच्चे अपियर हुए उसमें से 7 बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। टोटल 20 में से 7 बच्चे जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, और इंजीनियरिंग का मेरा फर्स्ट बैच जो निकलेगा 2020 का नेक्स्ट ईयर। ये सब कुछ चलता रहा। इसी बीच जो लॉकडाउन लगा 2020-21 में, इस लॉकडाउन के टाइम को मैंने यूटिलाइज करके, क्योंकि लॉकडाउन में काम में बहुत, मेरा जो 8 से 10 घंटा टीचिंग का काम था वो सीमेंट हो गया 1 से 2 घंटा, 2 घंटा। और 20 जून तक मैंने क्लास किया शाम के 7 बजे तक। 21 जून को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद रैंक आई, 7th रैंक मैंने अचीव किया। और अभी पटना में पुलिस हेडक्वार्टर में एचडीएसपी पोस्टेड हूँ, और अपना जो कोचिंग चल रही है उसमें समय समय पे जैसे मैं फ्री होता हूँ, शाम में या सुबह में, हर रोज मैं क्लास ले रहा हूँ। सुबह भी क्लास ले रहा हूँ, इवनिंग में भी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले 14 साल से जो मेरा काम हुआ वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने काम हुआ है। तो ये आगे मेरा कंटिन्यू है। ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ भी रहूँ एजुकेशन में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करूँ। इसी सब के साथ मैं अपना, उसके बाद सडनली मेरा 2 दिन और एक्सटेंड करके टिकट शारजाह में और आबू धाबी में मेरा कार्यक्रम लगाया गया, और मैं जिस दिन आ रहा था उस दिन कतर से लोग पहुंच गए कि यहाँ भी आपको स्पीच देना है। तो ये विकास न हो के प्रति एक शोध का विषय हो गए हैं। योगेंद्र भैया, आप 80 वर्ष बता रहे हैं, 88 वर्ष, 88 वर्ष का जीवन आपका सार्थक जीवन है, और अभी भी 88 वर्ष और आप जिएंगे जिस उम्मीद के साथ आप लग रहे हैं। यहाँ प्रोफेसर विजय जी बैठे हैं। मैं भाषण आज नहीं देना चाहता, सही में नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो कुछ मील के पत्थर, तो कुछ जिस पर इमारत खड़ी होती है ना, जो भूमि पर, और उसके नीचे जो पत्थर दब जाता है उसका जिक्र कोई करता ही नहीं है, जबकि नींव उसी पर टिकी है। उसी तरह से कुछ लड़के हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, नीरज है, रात दिन मेहनत करता है। और चुन्नू के समर्पण का हम क्या कहें, तो इसका ओरिजिनल नाम भी नहीं जानता, मेरा छोटा भाई है चुन्नू। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो निस्वार्थ भाव से, मैं बहुत बीमार था, बहुत निराश भी था। इसने मेरी जितनी सेवा की शायद माँ बाप भाई ही कर सकता था, किसी जन्म का मेरा भाई होगा, इस बात को हम मानते हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए बिना मेरा नाम नहीं हो, और उसके बाद वो काम करना, सभी बच्चों के बीच में रात में घूमकर मैं जब इसको देखता था कंबल बांटते हुए जो गरीब रोड पर है, और लेट्स इंस्पायर बिहार का बैनर, मतलब अपना मैं दे दूं कुछ और न लूं, इतना ही सरल झलकता है वाली बात चरितार्थ होती है। मैं इन लोगों को सम्मान करने के लिए ही खड़ा हो गया विकास सर के आदेश से। बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैं रात दिन देखता हूं बिहार के विकास में, और जैसे ही विकास, बिहार तो विकसित भूमि है ही, हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। हम ही ज्ञान देने वाले थे, हम ही ज्ञान देने वाले हैं, और हम ही ज्ञान देने वाले रहेंगे। इस बात को मान लीजिए, हम बिहारी हैं, तभी ये देश आबाद है। आज गाजियाबाद आबाद है तो बिहार का देन है, अहमदाबाद आबाद है तो बिहार का देन है। तो बिहार क्यों नहीं आबाद होगा जब हम ही बिहारी आज जब झंडा फहराते हैं, आज जब हम खड़ा होकर निकलते हैं
गया था एक स्पीच के लिए, पता नहीं मुझे स्पीकर कहां से लोग समझ लिए हैं, बुलाया गया था। तो भाई ज्ञान देने वाला भी बिहारी, पढ़ने वाला भी बिहारी, तो हमारा पैसा कोटा में लग रहा है। 70% छात्र जो कोटा जाकर पढ़ते हैं वो बिहार के होते हैं।